अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम एक न्यू सेशन, रिकॉर्डेड सेशन शुरू करने लगे हैं। तो आज के सेशन का जो टॉपिक है वो है ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट एक्चुअली इज द कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो हम ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट को डिटेल में देखेंगे, ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स को थोड़ा सा देखेंगे। ये रिकॉर्डेड सेशन तो बहुत छोटा टाइम पीरियड है इस बड़े टॉपिक को कवर करने के लिए, लेकिन फिर भी हम इसकी कुछ ब्रीफली इसे कुछ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और इन दोनों टॉपिक से पहले एक प्री रिक्विजिट है कि व्हाट इज एटमॉस्फेयर एंड व्हाट इट इज कंपोज्ड ऑफ। तो एटमॉस्फेयर, नेचर ऑफ एटमॉस्फेयर, ये हम लोग पहले जो है इसको एक छोटे से आर्टिकल में डिस्कस कर लेंगे। ये आर्टिकल बुक में चैप्टर 18 में है और स्लाइड्स में जो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो मैं स्लाइड्स में से कवर कर दूंगा। तो होपफुली कि ये सेशन भी फ्रूटफुल होगा। तो लेट्स स्टार्ट। ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, ये एक कंसोलिडेटेड प्रेजेंटेशन स्लाइड्स की फाइल है जो मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुका हूं। इसमें सेकंड पार्ट है जो आज हम कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग जो इसमें हमने डिस्कस करनी है, व्हाट इज द नेचर ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर है क्या और इसकी नेचर क्या है। ठीक है, क्योंकि ये अगर हम अंडरस्टैंड कर लेंगे तो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट को अंडरस्टैंड करना बहुत इजी हो जाएगा। एटमॉस्फेयर एक्चुअली गैस मॉलिक्यूल से कंपोज्ड है जो सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है, अर्थ सरफेस के ऊपर, सी लेवल के ऊपर प्रेजेंट है, और वो स्फेरिकल लेयर्स में डिवाइडेड है। क्योंकि हर सफेरिक अर्थ हमारी सफेयर है, तो उसके इर्द गिर्द जो गैसियस लेयर्स हैं वो भी सफेरिकल ही हैं। और गैसियस लेयर्स जो हैं उनका टेम्परेचर डिफरेंट है, टेम्परेचर रेंज डिफरेंट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिफरेंट है। तो एक तो ये डिफरेंसेस जो हैं डिफरेंट लेयर्स को जो है क्लासीफाई करते हैं। और इसको फर्दर भी हम देख लेते हैं कि और क्या क्या चीज़ें इसमें डिफरेंट है। अच्छा, अब ये जो एटमॉस्फेयर है ये क्या रोल प्ले करता है अर्थ के अंदर। एक तो ये जो हमारे शॉर्ट टर्म वेदर पैटर्न्स आते हैं वो एटमॉस्फेयर डिफाइन करता है। फिर क्लाइमेट, लॉन्ग टर्म क्लाइमेट क्या होगा रीजन का, वो एटमॉस्फेयर डिफाइन करता है। ठीक है, ये आपके पास एक फिगर शो की हुई है एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन की। जब हम सरफेस सरफेस से राइज करना शुरू करते हैं ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर तक, इसको हम फर्स्ट लेयर को कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, अब ट्रोपोस्फेयर में आप देखें कि टेम्परेचर जो है आपका वो फॉल कर रहा है। जैसे जैसे हम सरफेस सी लेवल से राइज करते जा रहे हैं, एल्टीट्यूड बढ़ता जा रहा है, तो आपका टेम्परेचर जो है फॉल करता जा रहा है। और जैसे ही 20 किलोमीटर तक हम पहुंचते हैं तो हमारे पास एक प्रोटेक्टिव लेयर, ओजोन लेयर आ जाती है। ठीक है, तो ओजोन लेयर पे आपका टेम्परेचर ऑलमोस्ट -40 डिग्री तक जो है वो ड्रॉप कर जाता है, टेम्परेचर फॉल कर जाता है। फिर अगेन ट्रोपोस्फेयर, ओजोन लेयर के बाद आपके पास शुरू हो जाता है स्ट्रेटोस्फेयर। अब स्ट्रेटोस्फेयर आपका स्ट्रेच करता है फर्दर को 50 किलोमीटर तक। ठीक है, 20 to 50 मतलब 30 किलोमीटर की उसकी थिकनेस है। तो रफली अब ये जो थिकनेस का डाटा है कि लेयर कितनी आपकी स्ट्रेच करेगी, ये आपको लिटरेचर में थोड़ा बहुत डिफरेंट मिल सकता है। हो सकता है ट्रोपोस्फेयर किसी लिटरेचर में आपको 15 किलोमीटर तक की हो। कोई हार्ड एंड फास्ट बाउंड्री नहीं है। ठीक है, ऐसा ना समझिएगा कि जी ये ट्रोपोस्फेयर है तो यहाँ पे एक हार्ड बाउंड्री है फिर ओजोन लेयर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने इसको ज़्यादा प्रोमिनेंट, क्या कहते हैं, डिफाइन करने के लिए टेम्परेचर की वेरिएशन को, प्रेशर की वेरिएशन को, उसकी वजह से हमने इनको क्लासिफाई किया हुआ। तो नेक्स्ट लेयर हमारी है जी स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर में आप देखते हैं कि टेम्परेचर राइज करता है और ऑलमोस्ट जीरो के करीब पहुंच जाता है। फिर आपके पास अगेन मीजोस्फेयर है। मीजोस्फेयर में आप देखेंगे कि टेम्परेचर और ज़्यादा फॉल कर गया और ऑलमोस्ट -60 डिग्री सी पे चला गया। और फिर आपके पास फाइनली थर्मोस्फेयर है। थर्मोस्फेयर के अंदर जो है दोबारा से टेम्परेचर राइज किया और टेम्परेचर राइज करके 120 डिग्री सी तक रीच कर गया। ठीक है, तो ये तो आपकी है टेम्परेचर की वेरिएशन। हर लेयर के अंदर टेम्परेचर राइज, फॉल और अगेन फाइनल जो है उस पे राइज कर रहा है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं प्रेशर वेरिएशन। जब हम सी लेवल की बात करते हैं, सी लेवल के ऊपर आपके पास है जी
1000 मिली बार प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या आप उसको कह देते हैं 1 एटीएम, या आप उसको कह देते हैं 1.0 समथिंग बार्स। ठीक है, जैसे जैसे आप सी लेवल से राइज करते जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं, लेट से आप माउंटेन्स पे चले जाते हैं, वहाँ पे गैसियस मॉलिक्यूल्स जो हैं कम हो जाते हैं। गैस मैटर कम है तो इट मीन्स के एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कम होना शुरू हो जाता है। तो ये जो ब्लैक लाइन आप यहाँ पे देख रहे हैं, ब्लैक कर्व, ये शो कर रहा है कि जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड की तरफ मूव करते जा रहे हैं, प्रेशर कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है और कम। तो प्रेशर का एक ही ट्रेंड है कि एल्टीट्यूड की तरफ मूव करते जाएंगे, सरफेस से ऊपर मूव करते जाएंगे तो प्रेशर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा। लेकिन टेम्परेचर का वेरिंग ट्रेंड है। ठीक है, तो दो चीजें हमने इसमें ऑब्जर्व की। अच्छा, अब हमारा फोकस ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट की वजह से कहाँ तक रहेगा? हमारा रहेगा ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर। ये जो दो लेयर्स क्लोज टू द अर्थ सरफेस हैं, सी लेवल हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं। जो इससे ऊपर मीजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर है, इसको हम इतना ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे। अच्छा, अब नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? हाउ द ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट वर्क्स। एक्चुअली ग्रीन हाउस गैस जो है कोई ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से कोई ऐसा इफेक्ट नहीं है। ये एक नेचर में फ्रॉम द बिगिनिंग अर्थ के एटमॉस्फेयर में ये इफेक्ट प्रेजेंट है। ठीक है, नेचुरल कैसे है हम उसको देख लेते हैं। सोलर रेडिएशन आती है सरफेस के ऊपर, ठीक है, अर्थ सरफेस के ऊपर, कुछ उसमें से री रेडिएट हो जाती है। ठीक है, अब कुछ एटमॉस्फेयर के अंदर ना गैसेस प्रेजेंट थी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मीथेन। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जो है नॉर्मली जो ह्यूमंस हैं वो जब रेस्पायर करते हैं तो एक्सेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। सिमिलरली प्लांट्स हैं, और भी कार्बन डाइऑक्साइड की कुछ नेचुरल सोर्सेज हैं जहां से वो एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है, तो उसकी एक क्वांटिटी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है। मीथेन भी इसी तरह कुछ नेचुरल प्रोसेसेस हैं, उनकी वजह से रिलीज होती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड है, वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं। तो अब क्या होता है, जब ये सोलर रेडिएशन आ रही होती है, ये गैस मॉलिक्यूल्स या वेपर्स ऑफ वाटर जो है ये उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिस वजह से आपके एटमॉस्फेयर के अंदर कुछ ना कुछ टेम्परेचर मौजूद होता है, कुछ ना कुछ हीट कंटेंट मौजूद होता है। ठीक है, सारी की सारी जो एनर्जी सोलर रेडिएशन से आ रही होती है वो दोबारा स्केप नहीं कर जाती। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ मौजूद होता है जिस वजह से हम देखते हैं वो वेदर पैटर्न्स और क्लाइमेट चेंज। अब ह्यूमन इनहेंस्ड ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट कैसे हो गया? कि हमने क्या किया, ये जो गैसेस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट थी, लेट्स से कार्बन डाइऑक्साइड, उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से। थर्मल पावर प्लांट्स हैं, ठीक है, इंडस्ट्री है, फिर ट्रांसपोर्ट सेक्टर में व्हीकल्स हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, उनकी एमिशंस हैं। तो हमने जो गैस इमिशंस की उसकी वजह से हमारे जो जो भी एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी, उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की एटमॉस्फेयर में कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो गई, अक्यूमुलेट होना शुरू हो गई। सिमिलरली मीथेन जो है वो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से उसकी भी कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में इंक्रीज हुई, नॉक्स की हुई। तो अब क्या हुआ, अब सन से जो रेडिएशन आ रही है वो बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब हो रही है एटमॉस्फेयर में। लेस हीट स्केप्स इनटू द स्पेस, वो जो स्केप हो रही है वो बहुत कम हो रही है। तो अब जब हीट एटमॉस्फेयर में स्टे कर रही है तो इस वजह से जो है आपका जो अर्थ है उसमें वेदर पैटर्न चेंज हुए, क्लाइमेट चेंज हुआ और ग्लोबल वार्मिंग कॉज हुई। ड्यू इन पार्ट to the warming effects of the greenhouse gas, the global average temperature is about 15 डिग्री C। अगर हम पूरी अर्थ का एवरेज टेम्परेचर करें, जिसमें पोल्स भी हैं, डेजर्ट्स भी हैं, सहारा, इक्वेटर भी है, ट्रॉपिकल रीजन्स भी हैं, तो वो 15 डिग्री सी के रफली राउंड अबाउट आता है। विदाउट द ग्रीन हाउस गैसेज, अगर ये ग्रीन हाउस गैसेज ना होती, बिल्कुल ही ना होती एटमॉस्फेयर में, तो ये -18 डिग्री सी होता। तो -18 डिग्री सी पे तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सर्वाइव। बहुत ही कम हैं जो पोल्स के ऊपर है जिनके अंदर ये एबिलिटी है कि वो सर्वाइव कर सके। तो बहुत सारी जो लाइफ है इस अर्थ प्लेनेट के ऊपर, वो इन ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से भी है। ठीक है, कि वो ट्रॉपिकल रीजन में जो सर्वाइव कर रहे हैं, जो इक्वेटर रीजन में जो सर्वाइव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है ये ग्रीन हाउस गैस की इफेक्ट की वजह से 15 डिग्री सी।
और अब क्या हो रहा है कि अब जो है वो जैसे जैसे ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट बढ़ता जा रहा है, ह्यूमन इनहेंस्ड, तो ये टेम्परेचर विद एवरी ईयर फ्यू फ्यू डेसिमल डिग्रीज जो है राइज कर रहा है। लेट से 0.5 डिग्री राइज कर रहा है या 0.25 डिग्री राइज कर रहा है। तो ट्रॉपिकल रीजन और इक्वेटर रीजन में जो वर्ल्नरेबल स्पीशीज हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, वो उसकी वजह से बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। अच्छा, अब ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। मोस्ट ऑफ द sun's energy that falls on the earth's surface is in the visible light portion of the electromagnetic spectrum। जो सन एनर्जी आती है उसमें मोस्टली जो है विजिबल लाइट पोर्शन होता है जो अर्थ सरफेस तक रीच करती है, ऊपर नहीं। ऊपर तो अल्ट्रावायलेट भी पार्ट होता है बहुत ज्यादा जो स्टे कर जाता है। दिस इज इन लार्ज पार्ट बिकॉज द अर्थ's एटमॉस्फेयर इज ट्रांसपेरेंट। हमारा एटमॉस्फेयर ट्रांसपेरेंट है टू दीज वेवलेंथ्स। वी ऑल नो दैट विद द फंक्शनिंग ओजोन लेयर। ओजोन लेयर एक्चुअली एक प्रोटेक्टिव लेयर है, इसको हमने आगे डिटेल में डिस्कस करना है। वो बहुत सारी अल्ट्रावायलेट, हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रावायलेट रेज जो है या हाई एनर्जी है उनको स्क्रीन आउट कर देती है, उनको सरफेस पे नहीं आने देती, अदरवाइज वो भी ऑर्गेनिजम्स के लिए और यहाँ पे लाइफ के लिए हार्मफुल। पार्ट ऑफ द सनलाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द स्पेस। कुछ जो है सनलाइट का पार्ट वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, रिफ्लेक्टिविटी है एटमॉस्फेयर की, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं है। पार्ट ऑफ द सनलाइट इज एब्जॉर्ब बाय द अर्थ and held as thermal energy. This heat is then re-radiated in the form of longer wavelength infrared radiation. While the dominant gases of the atmosphere, dominant gases कौन सी हैं? जैसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन, एयर की क्या है? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। उसके साथ कुछ और भी हैं। और क्या क्या है? कोई ऑलमोस्ट 1% के करीब प्राइमरीली वाटर वेपर, जो आपके सरफेस से वाटर इवेपोरेट हो रहा है, वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और कुछ अदर और गैसेज हैं जो हमारी ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से अब रिलीज हो रही है, उनको भी हम देखेंगे, ठीक है। ये क्या करते हैं? ये इंफ्रारेड रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशंस को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दे कलेक्ट दिस हीट एनर्जी एंड होल्ड इट इन एटमॉस्फेयर, डिलेइंग इट्स पैसेज बैक आउट ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो वो जो है इसको, इस एनर्जी को दोबारा स्पेस में स्केप होने से रोकते हैं। अच्छा, अगर अर्थ का एनर्जी बजट देखें, क्योंकि सोलर एनर्जी आ रही है, तो अगर हम एनर्जी की टर्म्स में इसको अंडरस्टैंड करना चाहें तो ये एक डायग्राम है, ये देखें, ग्लोबल हीट फ्लो। ये सन से एनर्जी आ रही है, लेट से ये 342 किलोवाट, 340 वॉट्स पर मीटर स्क्वायर, ये इनकमिंग सोलर रेडिएशन है। इसमें से क्या हुआ? इसमें से कुछ जो है वो क्लाउड्स ने रिफ्लेक्ट कर दी, लेट से 77 वॉट्स पर मीटर स्क्वायर क्लाउड्स ने रिफ्लेक्ट कर दी। फिर बाकी जो रिमेनिंग है कुछ आपके एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो गई 67। रिमेनिंग जो पार्ट है वो 168 वो अर्थ सरफेस पे आया, एब्जॉर्ब हो गया। और कुछ यहाँ पे अर्थ सरफेस से रिफ्लेक्ट बैक हो गया, जैसे 30। अब सारी की सारी अर्थ सरफेस एक जैसी तो नहीं है, बाज़ जगहों पे ग्रास है, बाज़ जगहों पे रॉक्स हैं, ग्रे रॉक्स हैं, सॉल्ट्स हैं, तो डिफरेंट सरफेसेज हैं। तो कुछ आपकी जो सोलर रेडिएशन है वो यहीं से रिफ्लेक्ट हो गई। अब जो ये रिफ्लेक्ट, सो क्लाउड से रिफ्लेक्ट हुई, सरफेस से रिफ्लेक्ट हुई, अगेन वो आपकी जो है इसी तरह एटमॉस्फेयर से बाहर चली गई। जो यहाँ पे अब देखते हैं, ये जो एब्जॉर्ब्ड है उसमें से कुछ जो है दोबारा इंफ्रारेड रेडिएशंस की फॉर्म में री इमिट हुई है, री इमिट हुई है, ठीक है जी। कुछ जो है वो क्या कहते हैं, इवेपोर ट्रांसपायरेशन में जो है दोबारा री इमिट हुई है, ठीक है। कुछ एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हुई हुई है। अब हम देखते हैं, ये तो इनफ्लो था, आउटफ्लो देखते हैं। अब 342 इनफ्लो है, आउटफ्लो इतना नहीं है, आउटफ्लो कम है आपका। कैसे कम है? कुछ सरफेस रेडिएशन जो है री इमिट हुई, ठीक है, वो अगेन एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब होना शुरू हो गई। तो ये जो है ना एक कॉम्प्लेक्स साइकिल है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स है, बहुत सारे कंपोनेंट्स भी हैं। कुछ जो है डायरेक्टली क्लाउड्स में से पास होकर ऊपर चली गई, तो आपकी आउटगोइंग कितनी है जी? लॉन्ग वेव रेडिएशन 235 वॉट पर मीटर स्क्वायर, इनफ्लो जो थी 342 वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो इनमें एक डिफरेंस है, शो कर रहा है कि बाकी जो है उसका जो डिफरेंस है वो एटमॉस्फेयर के अंदर ही कहीं ना कहीं स्टे कर रही है, एटमॉस्फेयर के अंदर ही स्टे कर रही है। तो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट है की वजह से वो स्टे कर रही है, और इसी की वजह से आपका जो एवरेज टेम्परेचर है अर्थ का वो 15 डिग्री सी के राउंड अबाउट है। अदरवाइज अगर ये चीज ना हो
तो ये टेम्परेचर तो -18 -20 के करीब चला जाए, वहां पे फिर सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। ये एक बैरियर है जो सारी की सारी हीट एनर्जी को वापस जाने से रोकता है। अच्छा, अब की क्वेश्चन इज हाउ CO2 इमिशन फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज आर चेंजिंग द ग्लोबल कार्बन साइकिल। ठीक है, तो हमने कार्बन साइकिल पहले भी देखा है कि हमारी ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का बिल्डअप एटमॉस्फेयर में ज्यादा हो रहा है। अच्छा, अब इसको देख लेते हैं फिगर्स के फॉर्म में। मोस्ट क्लाइमेट साइंटिस्ट एग्री दैट ह्यूमन कंट्रीब्यूशन टू द कार्बन साइकिल्स आर द मेन फैक्टर्स ड्राइविंग क्लाइमेट चेंज ओवर द पास्ट 50 ईयर्स। ज्यादातर क्लाइमेट साइंटिस्ट का यही है, एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि ह्यूमन जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है या जो पावर की ग्रीड है, इलेक्ट्रिकल पावर की ग्रीड है, एनर्जी की ग्रीड है, उसकी वजह से जो है कार्बन डाइऑक्साइड क्या हमने एटमॉस्फेयर में ज्यादा कर दिया और कार्बन साइकिल को हमने चेंज किया थोड़ा सा। तो जो अगर हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले चले जाएं, ठीक है, तो फेयरली जो है 280 ppm 280 पार्ट्स पर मिलियन कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन होती थी एटमॉस्फेयर में। पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद फिर हमने डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा की, फॉसिल फ्यूल्स को यूज किया, तो अब जो है ये 380 ppm, कुछ लिटरेचर्स में आपको 400 एंड 400 प्लस ppm भी मिल सकती है। तो 35% हमने जो है कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज कर दी है इसकी कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में। ठीक है। अच्छा, अगर हम इसको देखना चाहें इन द टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, एक तो मैंने आपको परसेंटेज बता दिया, ठीक है। द एटमॉस्फेयर कंटेन्स अप्रोक्सीमेटली 750 पीटाग्राम्स ऑफ कार्बन। जैसे ग्राम है, किलोग्राम है, इसी तरह है पीटाग्राम। एक पीटाग्राम बड़ा यूनिट है, किलोग्राम से भी बड़ा यूनिट है। ठीक है, मोस्ट 10⁻10 का मतलब होता है पीटाग्राम। ठीक है जी, नहीं बल्कि 10⁻10 से भी ज्यादा है ये। इसको आगे देख लेते हैं। मोस्ट ऑफ विच इज इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मच स्मॉलर अमाउंट्स ऑफ मीथेन। मीथेन भी हमने इसमें कुछ ऐड की है। आल्सो दिस इज कंसिडरेबली लेस कार्बन देन दैट कंटेन्ड इन द ओशंस और क्रस्ट। ये जो कार्बन है, कंटेंट है एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में मीथेन में, ये उससे तो कम है जो ओशंस में है या सरफेस के ऊपर है, लेकिन स्टिल ये ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट को इन्फ्लुएंस कर रहा है। The relative the relatively small size of atmospheric carbon pool also makes it more sensitive to disruption caused by an increase in sources or sinks of carbon from the Earth's core. In fact, the present day value of 750 petagram is substantially higher than which occurred before the onset of fossil fuel combustion and deforestation। ये जो 750 petagram अब है, ये पहले नहीं थी। पहले ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली कोई 560 petagram थी। तो ये फॉसिल फ्यूल्स की कंबस्शन और डिफॉरेस्टेशन का नतीजा है कि जिसकी वजह से हमारा ये कार्बन साइकिल चेंज हो गया है। अब ये देखें, यहाँ पर ये कार्बन साइकिल शो कर रहे हैं, इसमें ये पीटाग्राम दिया हुआ है। ठीक है, पीटाग्राम को आप वैसे सर्च कर सकते हैं। ये कितने 10 रेस पर समथिंग है, 10 रेस पर 10 से ज़्यादा है। ठीक है, 10 रेस पर 10 मेरे ख्याल में पीटा नहीं है, इससे ज़्यादा है, तो इसको देख लीजिएगा। अच्छा, अब ये देखें कि कार्बन अर्थ क्रस्ट में भी स्टोर्ड है 38,000 पीटाग्राम। अर्थ क्रस्ट में तो बहुत ज़्यादा है, ओशंस भी 38,000, फिर सेडिमेंट्स की फॉर्म में है, प्लांट्स की फॉर्म में है। ये इतना इफेक्ट नहीं करता। ये जो रेड वाले हैं ये ह्यूमन एक्टिविटी के हैं। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, उसके बाद जो है इसमें भी कुछ ह्यूमन एक्टिविटी के हैं जिनकी जिनकी वजह से जो है सर एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहा है, सारे नहीं है। फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग है और डिफॉरेस्टेशन है, ये दो मेजर रीजंस हैं जिनकी वजह से जो है कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में अक्यूमुलेट हो रही है। ये इंपॉर्टेंट है। बाकी आप बिल्कुल ना भी मेंशन करें तो कोई इतना सिग्निफिकेंट इफेक्ट, लेकिन डिफॉरेस्टेशन एंड लैंड यूज चेंज, ये 0.9, और बर्निंग फॉसिल फ्यूल 6 पीटाग्राम्स। तो ये दो इंपॉर्टेंट है कि इनकी वजह से एटमॉस्फेयर में ज्यादा रिलीज हो रही है। अच्छा, ग्रीन हाउस गैसेज आर दोज दैट कैन एब्जॉर्ब एंड इमिट इंफ्रारेड रेडिएशन इन ऑर्डर। अब ग्रीन हाउस गैसेज हमेशा इंफ्रारेड रेडिएशन जो शॉर्ट वेवलेंथ है ना, सॉरी लॉन्ग वेवलेंथ है, लॉन्ग वेवलेंथ है, वो एब्जॉर्ब करती है, लो एनर्जी वाली। ठीक है, तो द मोस्ट एबंडेंट ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर आर वाटर वेपर्स, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है,
अब इनको हम इंडिविजुअली देख लेते हैं कि ये क्या-क्या इफ़ेक्ट है इनका। सबसे पहले हम वाटर की बात कर लेते हैं। वाटर वेपर्स अकाउंट फॉर द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ ग्रीन हाउस गैस इफ़ेक्ट, सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट है, ठीक है? लेकिन वाटर वेपर्स को हम चेंज नहीं कर सकते, ये नेचर का साइकिल है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ये वाटर वेपर्स इसमें मौजूद रहते हैं एटमॉस्फेयर में। बिटवीन 36 टू 66% फॉर क्लियर स्काई कंडीशंस, अगर आपका जो है क्लियर स्काई डे है, ठीक है, नॉर्मली तो 36 टू 66%, और अगर क्लाउडी है तो 66 टू 85% जो है वो वाटर वेपर्स का कंट्रीब्यूशन होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट में। Water vapor concentration fluctuates regionally, but human activity does not significantly affect water vapor concentration except at local scales. लोकल स्केल पे थोड़ा बहुत हो सकता है कि हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो नॉर्मली हमारी ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से तो ये कंसंट्रेशन भी चेंज हो सकती है, लेकिन अदरवाइज कोई ग्लोबल वाटर वेपर्स का कोई हम ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं आता। द एवरेज रेजिडेंस टाइम, अच्छा अब आपने जब इसको स्टडी करना है असेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपने तीन चीज़ें याद रखनी है कि उनका एटमॉस्फेयर में कितनी परसेंटेज है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है, अकाउंट फॉर। और सेकंड ये कि वाटर मॉलिक्यूल कितने टाइम के लिए एक सिंगल वाटर मॉलिक्यूल ऑन एवरेज कितने टाइम के लिए एटमॉस्फेयर में रह सकता है, 9 डेज के लिए, यहाँ पे लिखा हुआ है अबाउट 9 डेज। कम कम अगर इसको हम कंपेयर करें मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, वो फॉर ईयर्स रह सकते हैं, ठीक है। वाटर वेपर सिर्फ 9 डेज के लिए, उसके बाद वो रेन या स्नो या स्मॉक की फॉर्म के अंदर दोबारा सरफेस पे आ ही जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, ईच कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब इंफ्रारेड एनर्जी मोर स्ट्रांगली देन ईच वाटर वेपर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो वाटर वेपर का एक मॉलिक्यूल हो, कार्बन डाइऑक्साइड का हो, तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा एनर्जी अब्सॉर्ब करता है, बट दे आर लेस। हम ये जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल बहुत कम है वाटर वेपर्स की निस्बत एटमॉस्फेयर में। कार्बन डाइऑक्साइड is released through natural processes such as respiration, volcanic eruption, and human activities भी है, deforestation, land use और burning fossil fuels, ठीक है जी। Carbon dioxide is absorbed by oceans and plants but does not get caught up in the rain and weather system. ओशंस और प्लांट्स इसको इनटेक करते हैं, लेकिन ग्रेन में ये इतनी कोई खास खातर खा नीचे नहीं आती सरफेस के ऊपर। सो कार्बन डाइऑक्साइड कैन अक्यूमुलेट इन द एटमॉस्फेयर ओवर ईयर्स एंड डेकेड्स, मतलब डेकेड्स तक या ईयर्स तक भी रह सकती है। ह्यूमंस हैव इंक्रीज्ड एट सीओ एटमॉस्फेरिक CO2 कंसंट्रेशन बाय अ थर्ड, मतलब 1/3 हमने उसमें इंक्रीज कर दिया आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है। अगर देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल ऑन एवरेज फॉर ओवर 100 ईयर्स जो है एटमॉस्फेयर में स्टे कर सकता है, कि उसके दोबारा जो है सरफेस पे आने के जो प्रोसेसेस हैं वो कम है ओशंस और प्लांट्स में, जो डिजॉल्व ओशंस में सॉल्युबिलिटी या प्लांट्स में जो है फोटोसिंथेसिस के अंदर उसका इनटेक, तो वो कम है बहुत, इस वजह से वो 100 ईयर्स के लिए अभी समटाइम्स जो है वो मॉलिक्यूल्स रोम करते रहते हैं एटमॉस्फेयर में, तो वो हीट अब्जॉर्ब करते रहते हैं, तो डेफिनेटली वो टेम्परेचर भी इंक्रीज करेंगे। Methane in Earth's atmosphere is an important greenhouse gas with global warming potential of 25 compared to CO2। मतलब एक मॉलिक्यूल अगर मीथेन का हो तो वो 25 टाइम्स मोर मीथेन जो है मीथेन मॉलिक्यूल जो है वो हीट एनर्जी अब्जॉर्ब करता है, ठीक है। लेकिन मीथेन मॉलिक्यूल्स कम है कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स की निस्बत एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है। और जो एवरेज नेट लाइफ है मॉलिक्यूल की वो कोई 8.4 ईयर्स है एटमॉस्फेयर के अंदर, ये भी एक सिग्निफिकेंट टाइम पीरियड है जिसके लिए वो रह सकता है एटमॉस्फेयर के अंदर। यूजुअली एक्सेस मीथेन फ्रॉम लैंडफिल्स, हम जो लैंडफिल्स बनाते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज जहाँ पे हम अपना सॉलिड वेस्ट डंप करते हैं, नेचुरल प्रोड्यूसर्स जैसे राइस हो गया, पैडी की क्रॉप्स हो गए, वहां से भी मीथेन जो है प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और भी कुछ इसके कुछ सोर्सेज हैं, जैसे ये हमारा सीवेज वेस्ट है, मार्श है, जब इसको हम ट्रीट करते हैं सीवेज प्लांट्स के ऊपर, वहां से मीथेन जो है रिलीज होती है। मीथेन इज प्रोड्यूस थ्रू नेचुरल सोर्सेज एंड ह्यूमन एक्टिविटीज बोथ से होती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है नाइट्रस ऑक्साइड, अ पावरफुल ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूस्ड बाय सॉइल कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस। ज्यादातर ये जो एग्रीकल्चरल हैं, जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं या कुछ फॉसिल फ्यूल कंबस्शन की वजह से भी रिलीज हो जाती है, बायोमास बर्निंग, ज्यादा इसको एट्रीब्यूट किया जाए तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, और कम है ये फॉसिल फ्यूल में, ठीक है। तो व्हेन कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड, ये 3-10 टाइम्स एबिलिटी
पर मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस टू ट्रैप हीट इन एटमॉस्फेयर। इसकी जो एबिलिटी है हीट को अब्जॉर्ब करने की वो कार्बन डाइऑक्साइड से 310 टाइम्स है, बहुत ज़्यादा है। और फॉर ओवर 100 ईयर्स जो है ये भी एटमॉस्फेयर में रह लेता है, लेकिन इसकी जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं एटमॉस्फेयर में वो बहुत कम है कार्बन डाइऑक्साइड की। ठीक है, तो ये भी ह्यूमन एक्टिविटीज ही हैं, बायोमास बर्निंग, फॉसल फ्यूल कंबस्शन। अगेन हम अगर इनको जो है थोड़ा सा रीजनेबली यूज करें तो नाइट्रस ऑक्साइड कम होगी एटमॉस्फेयर में और ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट जो है वो भी इनहेंस नहीं होगा। एक और जो इम्पोर्टेंट है इसमें वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये कंप्लीटली एट्रीब्यूटेड है टू ह्यूमन एक्टिविटी। ठीक है, इनका ओजोन लेयर की डिस्ट्रक्शन में भी बहुत बड़ा पार्ट है। सीएफसीज को मिरेकल केमिकल्स कहते हैं कि भाई ये जो है ब्रेक ही नहीं करते, बहुत स्टेबल है। इतने स्टेबल हेलो कार्बन हैं CFC11, CFC12, CFC113। तो ये फॉर नंबर ऑफ 45 to 100 ईयर्स जो है ये आपके एटमॉस्फेयर में रोम कर सकते हैं इजीली। इनर्ट हैं, किसी और चीज के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। और ये जो है हीट एनर्जी बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर फार लेस अबंडेंट देन कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, बट दे आर 10,000 टाइम्स मोर पावरफुल एज ग्रीन हाउस गैस। 10,000 टाइम्स। अगर एक मॉलिक्यूल बहुत कम है क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से रिलीज हुए हैं, वो एटमॉस्फेयर बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी एक मॉलिक्यूल का जो अगर आप उसकी जो टेंडेंसी है या उसकी कैपेबिलिटी है चेक करें हीट अब्जॉर्ब करने की, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल से 10,000 टाइम्स ज्यादा है। अच्छा, अब इससे आगे जो है फिर इसमें है कोयोटो प्रोटोकॉल। व्हाट इज कोयोटो प्रोटोकॉल? कोयोटो प्रोटोकॉल और एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसके ऊपर एक अलग से सेशन भी होगा, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा सेशन है तो मैं आपको कोयोटो प्रोटोकॉल एक्चुअली था जो रेलेवेंट है ग्लोबल वार्मिंग से या क्लाइमेट चेंज से। तो यूएनएफसीसी का फ्रेमवर्क, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये ऑलमोस्ट 92 93 के अंदर जो है ये काफ़ी सारे कंट्रीज ने इसको इस एग्रीमेंट को साइन किया। ठीक है, फिर उस एग्रीमेंट के तहत जो है फर्दर मीटिंग्स होती रही 94 95 99 में। उनमें से एक फ्रूटफुल मीटिंग हुई कोयोटो जापान में, तो उसको उन्होंने नाम दिया कोयोटो प्रोटोकॉल। तो वो उनकी जो हर साल की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस या एक मीटिंग होती थी उसी तरह एक कोयोटो प्रोटोकॉल। इसकी सिग्निफिकेंस बढ़ गई। तो इसकी सिग्निफिकेंस कैसे बढ़ गई कि इसमें जो है इंडस्ट्रियल कंट्रीज ने कुछ टारगेट सेट कर लिए कि जी हम अपनी अपनी इमिशन जो है ना वो कम करेंगे। तो इसके दो कमिटमेंट पीरियड हो गए। फर्स्ट इसका कमिटमेंट पीरियड था 2008 से 2012 तक, कि इसमें कुछ इंडस्ट्रियल से जो इसके नेक्स्टर वन की कंट्रीज हैं 40 कंट्रीज, उन्होंने एग्री किया कि हम जो है अपनी अपनी इमिशंस जो हैं वो कम करेंगे। छः इमिट 6 ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं इसमें उनकी इमिशंस को टैकल करने के लिए कोयोटो प्रोटोकॉल हुआ, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, परफ्लोरोकार्बन्स एंड सुपर हेक्साफ्लोराइड, ये 6 इमिटेंट्स थे जिनके ऊपर। अच्छा, अब हर कंट्री ने अपने अपने मतलब जो है टारगेट सेट किए अपनी इकोनॉमी, अपने गवर्नेंस और अपनी कैपेबिलिटी को देखते हुए। तो अब कुछ कंट्रीज ने इन टारगेट्स को बहुत अच्छे तरीके से मीट किया, जिसमें यूरोपियन कंट्रीज बहुत ज़्यादा ऑन द टॉप थे जिन्होंने टारगेट्स को मीट किया, लेकिन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है वो उसको उस तरह मीट नहीं कर सका। तो ओवरऑल हम इसको बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी नहीं कह सकते, लेकिन एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था कि एमिशंस को कंट्रोल करने की कोशिश की गई। ठीक है, तो जैसे यहाँ लिखा है यूरोपियन कंट्रीज आर एक्सपेक्टेड टू कट देयर प्रेजेंट emissions बाय 8% एंड जापान बाय 5%। सम कंट्रीज विद लो emissions आर परमिटेड टू इंक्रीज देम। अब जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज थे या जो अंडर डेवलप्ड से भी नीचे कंट्रीज हैं जिनकी गवर्नमेंट्स इतनी वीक हैं, उनको वो तो एमिशंस कर ही नहीं रहे थे, इंडस्ट्री थी नहीं, पावर प्लांट थे नहीं। जैसे पाकिस्तान है, हम अंडर डेवलप्ड में आते हैं, हम अपने कोटे से कम एमिशंस कर रहे थे। तो हमें उन्होंने ऐसे कंट्रीज को उन्होंने अलाउ किया था कि आप जो है अपना एमिशन कोटा यूटिलाइज करें, आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, if participant countries continue with emission above the targets, then they are required to engage in emission trading। अच्छा, अब क्योंकि इंटरनेशनल फोरम के ऊपर जैसे यूएन की बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, ये भी एक यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क भी उसी के अंडर आता था। तो कोई बाइंडिंग तो होती नहीं है, तो वो हमेशा जो है ना कोई वे आउट देते हैं। अब वे आउट इसमें यह दिया गया कि अगर कोई कंट्री अपने टारगेट को फिर भी मीट नहीं कर पा रही,
तो वो ऐसा करे कि जो कंट्रीज अपने इमिशंस कर ही नहीं रहे कोटे के, उनके साथ वो इमिशन ट्रेडिंग करे। तो ये एक उन्होंने एक सेकंड ऑप्शन प्रोवाइड की, ताकि जो है किसी ना किसी तरीके से इमिशंस को कंट्रोल किया जाए। इंडिया और चाइना जो है उन्होंने इसको रेटिफाई किया था, लेकिन वो उन्होंने कोई टारगेट्स जो है फिक्स नहीं किए एट द टाइम। उन्होंने कहा कि हम डेवलपिंग कंट्रीज है, 1997 की बात है तब, तो हमारी इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन है, तो हम जो है इसको रेटिफाई तो कर देते हैं इस क्योटो प्रोटोकॉल को, लेकिन अपने ऊपर कोई टारगेट फिक्स नहीं किया। सिग्नेटरीज थे, सिग्नेटरीज तो ऑलमोस्ट एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड हैज साइंड द क्योटो प्रोटोकॉल, सबने ही कर दिया। द सिग्नेचर अलोन इज सिंबॉलिक, एक सिंबॉलिक होता है। फिर सेकंड होता है रेटिफिकेशन, जो आपके ऊपर एक लीगल ऑब्लिगेशन आ जाती है, बिकम्स कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट कि आप इसको फॉलो करेंगे इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट, और इसको इसके टारगेट्स फिक्स करने वाली बात, ठीक है। तो 169 कंट्रीज हैव रेटिफाइड द एग्रीमेंट टिल टू दिसंबर 2007, ठीक है। दो ने नहीं किया था, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस रिफ्यूज, इन दो ने जो है यूएसए ने उसी टाइम रिफ्यूज कर दिया था। अच्छा, अब इसकी अगर हम सक्सेस देखें या फेलियर देखें क्या है, इमिशंस इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हैव इंक्रीज शार्पली। जैसे चाइना है, उसने कोई टारगेट तो फिक्स किया नहीं, तो उसकी तो बहुत ज्यादा, चाइना की तो आप देखें कि ये इमिशंस बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो इस वजह से क्योटो प्रोटोकॉल की ना थोड़ी सी जो है वो, आप कह सकते हैं कि सक्सेस इतनी नहीं रही। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज ने काफी हद तक इस पे ऊपर वर्कआउट किया और उन्होंने इमिशन को कम भी किया है, ठीक है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो इमिशंस आपकी राइज ही हुई, इस टाइम पीरियड के अंदर भी आपकी इमिशंस राइज ही होती रही हैं। अच्छा, अब इमिशन ट्रेडिंग कैसे होगी? इमिशन ट्रेडिंग का उन्होंने एक मैकेनिज्म दे दिया। देखिए, एज एन एग्जांपल कंपनीज हैं दो, ए एंड बी, बोथ emit the same amount of carbon dioxide and are required to collectively reduce their emissions by 10%। 10% तक उन्होंने कम करनी थी, ठीक है। अब बी कंपनी जो है, while for कंपनी बी द इन्वेस्टमेंट नीडेड टू अचीव दिस इज रिलेटिवली हाई, बी कंपनी है पाकिस्तान में, उसके लिए बहुत मुश्किल है कि जी वो इमिशंस के लिए न्यू टेक्नोलॉजी परचेज करे और वो टैक्सेस बेयर करे। कंपनी ये यूरोपियन कंट्री की, उसके लिए इजी है वहां पे टेक्नोलॉजी परचेज करना, उसको रन आउट करना और इमिशंस को कंट्रोल करना। तो अब कैसे किया जाए ये, तो उन्होंने ये सोचा कि इट मेक्स देयर फॉर इकोनॉमिक सेंस कि ए जो है वो अपनी इमिशंस 10 के बजाय 20% रिड्यूस करते हैं, ठीक है। और 20% रिड्यूस कर दे, और जो सरप्लस उसने इमिशन रिड्यूस की है वो सेल आउट करे कंपनी बी को, और कंपनी बी उसकी कुछ मिनिमल सी अमाउंट है वो उसको पे कर दे। तो इस तरह क्या है कि ओवरऑल दोनों की 10-10% थी, तो वो 20% तो इमिशन रिड्यूस हो गई, ठीक है। और एक ट्रेड ऑफ हो गया, हमने एक विन विन सिचुएशन अचीव कर लिया, ठीक है। तो इस तरह है कि जो कंट्रीज जो है इमिशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, वो एक छोटी सी मिनिमल सी अमाउंट पे कर दें उन कंट्रीज को या उन कंपनीज को जो इसको इमिशन को इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा जो है उन्होंने एक इमिशन ट्रेडिंग कैसे पॉसिबल होगी। क्योटो प्रोटोकॉल सक्सेस और सक्सेसेस और अनसक्सेसफुल। तो भी ब्लू साइड पे आपके पास सक्सेसेस हैं और रेड साइड पे फेलियर्स हैं। अच्छा, अब देखिए जो सक्सेसेस हैं उसमें ज़्यादातर आपको यूरोपियन कंट्रीज मिलेंगे, स्वीडन है, इटली है, जर्मनी है, चेक रिपब्लिक है, पुर्तगाल, ग्रीस, यूके, मोनाको, फ्रांस। इन सब ने अपनी अपनी इमिशंस को किसी हद तक कंट्रोल कर लिया, ठीक है। सब ने, कुछ कंट्रीज ने बहुत अच्छे टारगेट्स मीट किए, कुछ ने नहीं किए। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है, कुछ यूरोपियन कंट्रीज हैं जिन्होंने नहीं भी किए। ऐसा नहीं कि सारे के सारे यूरोपियन कंट्रीज ने कर लिए, कुछ ने नहीं भी किए, ठीक है। तो बाकी आप देखें तो कनाडा है, कनाडा ने नहीं किया इसको कोई इतना ज़्यादा। और कनाडा एक वाहिद कंट्री है जो क्योटो प्रोटोकॉल से बाद में 2012 के करीब जो है उसने विड्रॉ कर लिया कंप्लीटली एट द गवर्नमेंट लेवल, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया हो गया, फिर यूएस हो गया, और कुछ कंट्रीज हैं, इनकी इमिशन जो है वो बढ़ती ही रही हैं। तो जिसकी वजह से आपका ओवरऑल इमिशन जो है वो बढ़ता ही रहा है, ठीक है। उसका उसके ऊपर कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं आया। तो ये था एक छोटा सा सेशन ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट के ऊपर और ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर कि ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है। फिर हमने नेचर ऑफ एटमॉस्फेयर इसमें देखा है। तो होपफुली कि आप लोगों ने इसे अंडरस्टैंड किया होगा, कर लेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक।